दल है कांग्रेस वो देने जा रहा है। राजीव जी, ये बात तो सही है कि चुनाव जो है बिल्कुल बदल गया है। अभी तक तो एक ही बात कही जा रही थी कि आएगा तो मोदी ही, मोदी जी की हैट्रिक होगी, मोदी जी के लिए कोई मुकाबला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी भी ये बात नहीं कह सकती है कि उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी चुनौती उसके सामने रख दी है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो सीट शेयरिंग हुई है, उस सीट शेयरिंग के हिसाब से करीब 400 सीटों पर एक सीट पर एक उम्मीदवार लड़ने वाला है, और यही मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश को नोटिस आ रहा है, यहाँ पे दिल्ली में एक के बाद एक लगातार नोटिस केजरीवाल को आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में दबाव बढ़ाया जा रहा है, और बिहार के अंदर जो है जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनको वो आरजेडी के विधायक तोड़ रहे हैं। जहाँ सरकार चल रही है, सरकार का मुख्यमंत्री जेडीयू का है, नीतीश कुमार है, लेकिन बीजेपी कभी कांग्रेस के कभी आरजेडी के विधायकों को तोड़कर अपने यहाँ शामिल कर रही है। ये सारे के सारे जो है वो पैनिक रिएक्शन है जी। और इसके साथ जो दूसरे घटनाक्रम हो रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक इस मीडिया के मन में जो आता था वो बोलता था और कोई इसको टोकने वाला नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मगर एनबीडीएसए ने पहली बार 4 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें से 3 पर फाइन किया है और एक को कड़ी चेतावनी दी है। ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। तो आप देखेंगे कि इससे मीडिया को भी ये समझ में आएगा कि अब उसके ऊपर निगरानी भी हो रही है और उसके खिलाफ जो है कोई भी जजमेंट भी आ सकता है। इसके अलावा यूपी के अंदर जो पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए हैं उसने बहुत बड़ा गेम चेंज किया है। उससे युवाओं के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है और युवा जो है सड़क पर आ गए। और आपने देखा कि कल 12th बोर्ड में यूपी बोर्ड के 2 पेपर लीक हो गए, बिल्कुल, मैथ और बायोलॉजी। सबसे गंभीर बात, इससे पहले इस तरह की खबरें कभी मिलती नहीं थी। और मैथ और बायोलॉजी जो छात्रों का करियर बनाने वाले विषय है, ज़्यादातर छात्र जो हैं मैथ और बायोलॉजी के सहारे इंजीनियरिंग में और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की योजना बनाते हैं जी। और जब ये पेपर लीक हो गए, व्हाट्सएप पर आ गए, तो उनके बच्चे और माँ बाप की हालत देखने लायक थी। क्योंकि जिनके पास पेपर थे वो अच्छा करेंगे, उनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा यूपी के अंदर दुख और गुस्सा है कि पेपर पे आरओ के हुए, डिप्टी आरओ के हुए, पुलिस के हुए और अब ये 12th बोर्ड के होने लगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो युवाओं के गुस्से में परिलक्षित हो रही हैं, ये सब सीन को बदलने वाली चीज़ें हैं। और जो आपने अभी दिखाया शंकराचार्य जी का, शंकराचार्य जी इतने गुस्से में ये भाषा प्रयोग कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि किसानों पर या जनता के ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है जी। तो शंकराचार्य को गुस्से में बोलना पड़ रहा है कि नाम तुम राम का लेते हो और काम क्या कर रहे हो। और गडकरी, तो ये गडकरी जी तो पिछले 10 साल में एक बार भी डरे नहीं है। एकमात्र मंत्री या एकमात्र नेता ऐसे हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी के बाहर तो बहुत सारे हैं जो नहीं डरे, लेकिन बीजेपी के अंदर गडकरी जी एकमात्र ऐसे नेता है जो बिल्कुल नहीं डरे। चाहे वो नोटबंदी का इशू हो, नोटबंदी के इशू में भी जब मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था, कोई मंत्री नहीं बोला था, किसी को नहीं मालूम थी, अरुण जेटली भी नहीं बोले थे, लेकिन और किसी को मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं, लेकिन गडकरी ने उस पर सवाल उठाया था। और आज भी गडकरी लगातार बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गडकरी के पास नागपुर की ताकत है। मोदी जी आज ये समझ रहे हैं कि नागपुर चुप है, आरएसएस चुप है, लेकिन आरएसएस चुप नहीं है, वो सब देख रहा है। आज स्वदेशी आंदोलन जो आरएसएस ने शुरू किया था वो कहाँ है? बिल्कुल। आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि अंबानी की शादी जो है वो सरकार के लिए और सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया के लिए सबसे बड़ा इवेंट है। जामनगर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया, सारे खबरें उसी से चल रही हैं सब कुछ। और ये सारी चीज़ें किसान को भुलाने के लिए, पेपर लीक को भुलाने के लिए
दूसरी समस्याओं को, बेरोजगारी को भुलाने के लिए यूज़ कर रही हैं कि आपको एक नकली दुनिया दिखा रहे हैं और आप असली दुनिया को भूल जाए। मगर अब ये होने वाला नहीं है, ये चुनाव बिल्कुल बदल गया है और नीचे बस, और यहां कांग्रेस को फाइट करना है। जी हाँ, जिस हिस्से की आप बात कर रहे हैं जहाँ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ना है, वहीं तो एक सीट पर एक चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्हीं सारे राज्यों में यहाँ कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे समझौता नहीं हुआ हो। मेन आपने बताया यूपी था, यूपी में हो चुका है। 80 सीटों पर एक सीट पर एक आदमी चुनाव लड़ेगा। अब बीजेपी वहाँ पे ओवैसी साहब को लाएगी या ले आई है। वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि मुझे सीटें दो, नहीं तो मैं अपने चुनाव लड़वाऊंगा। तो अब जो है यूपी में लोग और ख़ास तौर से मुसलमान सजग हो गए हैं। वो जान गए हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मुसलमानों के वोट काटना। तो पिछली बार जितने भी वोट मिले थे तब भी कुछ नहीं मिले थे उन्हें, इस बार वहाँ से उन्हें बिल्कुल वोट मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि यूपी में वो क्या करे। वहाँ 80 से 80 सीटों पे एक होगा। बिहार में यही स्थिति होगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड और हिमाचल, सब जगह यही तस्वीर अब सामने बन गई है। दूसरी बात, 3 मार्च को पटना में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और उस रैली का आप देखेंगे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें चुनाव की तैयारियों से जुड़ी हुई हैं। राहुल आज आ रहे हैं और उसके बाद राहुल मध्य प्रदेश के दौरे पे जाएंगे, लेकिन साथ में तैयारियों का सिलसिला भी चलता रहेगा। यहाँ पे कांग्रेस अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग करेगी जिसमें किसको टिकट देना है, क्या स्थिति है, इस पर विचार होगा। और इसके साथ ही जहाँ जहाँ अभी गठबंधन नहीं हुआ है पूरा, जिसमें ख़ास तौर से महाराष्ट्र है, बंगाल है, तमिलनाडु है, वहाँ पर विचार किया जाएगा। तो तैयारियों के मामले में इस बार इंडिया गठबंधन किसी से पीछे नहीं है। पहले ये होता था कि इंडिया गठबंधन तो था नहीं, कांग्रेस थी, और कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि आखिरी टाइम तक वो निर्णय नहीं ले पाती है जी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया है। हर बूथ पर किस तरह से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, उसके लिए उन्होंने अपने बूथ लेवल के जो है एजेंट बनाना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। और बूथ लेवल का एजेंट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, इसको बीजेपी ने शुरू किया था, इसको वो कहते थे पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख जो है बूथ से भी छोटी इकाई थी। एक बूथ में 10-10, 15-15 पन्ना प्रमुख होते थे। तो ये पन्ना प्रमुख जो होते थे कि एक बूथ में जितने भी पन्ने आते हैं उसका एक प्रमुख होता था। पन्ने में जितने नाम आ गए वो उतने, हाँ, उसकी जिम्मेदारी होती उसकी होती थी जी, पन्ना प्रमुख। लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी रीजनल पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया था 2018 के चुनाव में, छत्तीसगढ़ में पन्ना प्रमुख बनाया था उन लोगों ने, उस पर सफल हुए थे। जबरदस्त बम्पर सीट मिली थी। आज की तारीख में ये बात तो साफ दिख रही है कि जनता बहुत गुस्सा है। अब जनता के गुस्से को जो है वोट में कन्वर्ट करने का काम वो इंडिया गठबंधन का है और इसी दिशा में अब सारे के सारे काम हो रहे हैं कि जो जनता बदलाव चाह रही है उसके लिए कैसे राह हमवार बनाई जाए। और जब एक सीट पर एक चुनाव लड़ेगा तो आप देखेंगे कि अभी जो इतनी बातें हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 37% लोकसभा चुनाव में मोदी जी का वोट परसेंट 37 था और वो 37 से अब कम ही हो रहा है। और कम क्यों हो रहा है? क्योंकि अब युवा जो है पहली बार इतने आक्रोश में दिखाई दे रहा है। ओवर एज हो रहा है वो जी। 18 साल का लड़का था, वो नारे लगाता था इनके साथ में जाके, लेकिन 18-28 हो गया, अभी तक नौकरी का कोई पता नहीं है। आर्मी या सुरक्षा बलों में सबसे ज़्यादा युवा जाता था इन राज्यों का, जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा समुदाय के लोग शामिल हुआ करते थे, जिसे हम कहते हैं खेतीहर जातियाँ जो होती हैं, कृषि जातियाँ जो होती हैं, उनके लड़के शामिल होते थे, मजबूत लड़के होते थे, मेहनत करते थे और हमारी पूरी फौज इन्हीं लोगों से बनी हुई है। लेकिन फौज में आपने देखा कि राहुल ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि ये जो अग्निवीर का मुद्दा है, आप देखिए कि अग्निवीर का मुद्दा इस चुनाव में बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। 4 साल के बाद आप रिटायर कर दोगे, लड़का कहाँ जाएगा? और उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है। फौज में एक नई तरह की परेशानी पैदा हो गई है, 2-2 स्तर बन गए हैं उसमें। वो लड़के बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते, बिना तैयारी के आप लड़ नहीं सकते। उसमें कोई बुराई बात नहीं है, लड़कों में कमी नहीं है कोई, उसके लिए पर्याप्त ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और सारे जनरल इस बात को कह रहे हैं
कि इस तैयारी के साथ हम उनको फ्रंट पे नहीं पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो किसका काम करेंगे? तो ये सारी की सारी जिस तैयारी का आप जिक्र कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तैयारियों के लिहाज से अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि इस बार तैयारियां अच्छे तरीके से हो रही हैं। और राहुल ने, जैसे आपने देखा कि वहाँ बैठ के हिमाचल का मामला ठीक तरीके से निपटाया। ये तैयारियों का एक सिलसिला है कि अब कांग्रेस जो है बदली हुई नज़र आ रही है। पहले क्या था कि मोदी जी ने अटैक किया, सरकार गिरा रहे हैं, कांग्रेस हाथ पे हाथ रखकर बैठ गई, सरकार गिर गई, होटल में सोए हुए हैं, सरकार वहाँ बीजेपी बना ली। लेकिन इस बार जो है ये होने नहीं दिया जी। लेकिन अभी भी हिमाचल में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि भगवान ने हमारी सत्ता बचाई, तो उनसे ये सवाल किसी को पूछना चाहिए कांग्रेस में से। हम लोग तो पूछ ही लेंगे, कांग्रेस में पूछना चाहिए कि महाराज भगवान ने सत्ता तो आपकी बचा ली, मगर आप राज्यसभा क्यों नहीं बचा पाए? आप राज्यसभा क्यों नहीं बचा पाए? तो ये सवाल पूछना पड़ेंगे कांग्रेस को। अभी चुनाव का टाइम है, लेकिन कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे गड़बड़ियाँ क्यों हुई हैं। बिल्कुल। 43 किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सिंघवी जी यही सोच के वहाँ गए थे कि 43 है, वहाँ पे तो कोई खतरा हो ही नहीं सकता। वहाँ पे तो 34 वोट बचा पाए। 34 वोट जीतने के लिए चाहिए थे, 9 वोट ज़्यादा थे उसमें से। लेकिन इतना मिसमैनेजमेंट, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको राहुल को और गडकरी जी को देखना चाहिए। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस चुनाव में जो लोकसभा का होने वाला है, अब ढीले ढाले आधे अधूरे बल से काम चलने वाला नहीं है जी। और इसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत से, जिसे कहते हैं वार फुटिंग पे, युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव इन सब के लिए आखिरी चुनाव होने वाला है। अगर इस चुनाव में मोदी जी आ गए तो फिर कांग्रेस और बाकी जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली है। ये